नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है इसरो का शून्य कक्षीय मलबा मिशन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जीरो ऑर्बिटल डर्बिश मिशन। इस मिशन द्वारा उपग्रह को स्थापित करने के बाद अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं छोड़ा गया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सब कार्य कैसे किया गया है और अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, ये सब हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में मलबा होता है उसके कारण उपग्रह प्रक्षेपण में जो वृद्धि हो रही है, या जो हमारे अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के लिए जो एक नया संकट पैदा हो रहा है। ये हो कैसे रहा है संकट पैदा, क्योंकि जो हमारा अंतरिक्ष में मलबा है, यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पर घूम रही हैं वो कितनी स्पीड से घूमती हैं, तकरीबन 27,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से घूम रही हैं। इतनी तेज़ गति से घूमने वाली अगर कोई चीज़ हमारे उपग्रह से टकराएगी या यहाँ से जो अंतरिक्ष में यात्री के यान जा रहे हैं उनसे टकराएगी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये उससे नुकसान पहुँचा सकती है। और अभी जो हमारा इसरो है, इसरो ने एक मिशन लॉन्च करा है जिसे कहा गया है शून्य कक्षीय मलबा। इसने के द्वारा किया क्या गया है, इसने बिना मलबा छोड़े अपने उपग्रह को उसके निर्धारित स्थान पर जो है स्थापित कर दिया है। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो जो 1 जनवरी को इसरो ने एक मिशन लॉन्च करा, जब हम लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे, न्यू ईयर मना रहे थे यहाँ पर, वहाँ पे जो हमारे वैज्ञानिक थे वो कर क्या रहे थे, इसरो के वैज्ञानिक अपने एक मिशन को लॉन्च करने के लिए, अपने एक उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे थे। ये उपग्रह कौन सा था, तो ये था एक्सपोसैट, एक उपग्रह था जिसे PSLV C58 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। अब ये जो PSLV गया, इसने किया क्या, उपग्रह को उसके निर्धारित जगह पे स्थापित कर दिया, लेकिन उसके बाद जो इसका आखिरी चरण जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है उसको इसने अंतरिक्ष में ना घुमाकर उसी चौथे चरण को, अंतिम चरण को एक कक्षीय स्टेशन में जो है बदल दिया, जिसे कहा जाता है पोएम 3, POEM 3। उसमें इसे जो है तब्दील कर दिया। और इसके कारण हुआ क्या कि ये जो 650 किलोमीटर की ऊपर कक्षा में था उसे डी ऑर्बिट करके 350 किलोमीटर तक लाया गया, और इसके बाद ये अपनी जो है अर्थ की तरफ खिंचा और अर्थ के एनवायरनमेंट में आया। और अर्थ के एनवायरनमेंट में आने के बाद हुआ क्या, ये जो है जल गया, और जलने के बाद ये जो है समाप्त हो गया, और अंतरिक्ष में इसने किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं छोड़ा। साथ ही साथ इसने किया क्या, जब ये डी ऑर्बिटल हुआ तो इसने अपना जो वहाँ पर इंजन था उसे भी इसने बंद कर दिया, यानी कि जो इसके इंजन में फ्यूल होता है, फ्यूल की वजह से जो वहाँ पर कचरा फैल सकता था वो भी नहीं फैला, और ये बिल्कुल शून्य कचरा फैलाए बिना किसी मलबे के को वहाँ पर छोड़े वापस जो है पृथ्वी पर आ गया। आगे देखते हैं कि पोएम 3 है क्या। पोएम 3 को कहा जाता है PSLV, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कहते हैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। इसे जो है हमारे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया, और ये एक बहुत ही सस्ता अंतरिक्ष मंच था जिसके द्वारा इसे स्थापित किया गया। अब यहाँ पर किया क्या गया, देखो यहाँ बता रहा है आपको कि PSLV जो रॉकेट था वो यहाँ से इसे लेकर गया, और वहाँ पर इसका जो चौथा चरण था, यानी कि अंतिम चरण जो था वो किस में बदल गया, तो PEOM में बदल गया, पोएम में बदल गया। अब यहाँ हुआ क्या, देखो ये हमारा पूरा चौथा चरण हमने यहाँ पे दिखाया है। हुआ क्या, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है उपग्रह रखा होता है, यानी कि सैटेलाइट रखी होती है। अब अंतरिक्ष में जाने के बाद जब यहाँ से कोई भी प्रक्षेपण यान किसी सैटेलाइट को लेके जाता है तो वो करता क्या है, सैटेलाइट यहाँ से निकल जाता है, और ये जो बाकी का रेस्ट पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वहीं अंतरिक्ष में घूमता रहता है, और इसे ही कहा जाता है अंतरिक्ष का कचरा। लेकिन यहाँ पर इसने क्या करा है कि इस पूरे जो डर्बिश था, यानी कि जो मलबा था जो अंतरिक्ष में कचरे की तरह घूमता, इसे यूज़ करा। कैसे यूज़ करा, तो देखिए इसने क्या करा, जो यहाँ पर हमारा PSLV का जो ईंधन टैंक था, यानी कि ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ईंधन टैंक है, इस पर क्या करा इन्होंने, एक सोलर पैनल्स का यूज़ करा, और साथ ही साथ जो लिथियम बैटरी थी वो यहाँ पर लगी है, जिसके द्वारा ये सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के द्वारा ये जो है संचालित होगा, और चारों तरफ वहाँ पर अभी भी वर्क करेगा। इसकी ऊंचाई को, यानी कि किस हाइट पे इसे रखना है, उस ऊंचाई को स्टेब्लिश करने के लिए, स्थित करने के लिए क्या किया गया, हीलियम कंट्रोल थ्रस्टर का यूज़ किया गया, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर यूज़ किया गया, नेविगेशन और मार्गदर्शक और नियंत्रण प्रणाली भी हमने यहाँ पर यूज़ करी है।
और इसको नेविगेट करने के लिए क्या यूज़ किया गया है, तो नाविक जो हमारा इसरो का ऊपर एक सैटेलाइट है उसका यूज़ किया गया है एक संचार को बनाने के लिए कि हमारी पृथ्वी से इसका संचार बना रहे। पोएम 3 में यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो है सोलर पैनल ये लगे हैं और यहाँ पर इसके साथ जो है 9 पेलोड्स भेजे गए हैं जो वहाँ पर कार्य करेंगे, कुछ न कुछ वहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे। अब ये करेगा क्या, ये तकरीबन 25 दिनों में हमारी जो अर्थ है, अर्थ की ऑर्बिट के 400 बार जो है चक्कर लगाएगा और ये जो पेलोड्स हैं ये वहाँ पर कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे और उसके बाद ये डी ऑर्बिट होके हमारी पृथ्वी की कक्षा में वापस आएगा और वायुमंडल में जलकर फिर नीचे ये जो है कहीं ना कहीं नीचे आके गिर जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए, अभी इससे पहले क्या हुआ है कि 2 जून 2022 में PSLV C-53 को भी इसी मिशन को पहली बार किया गया था। वहाँ पर क्या हुआ था कि हमारा जो लियो है, लियो से दूर इसे कहीं ले जाकर स्थापित कर दिया गया था। जो भी यहाँ का कचरा बचा था उसे ले जाकर दूर स्थापित कर दिया गया था किसी और कक्षा में। चलिए आगे देखते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं पूरा कि अंतरिक्ष में कचरा होता है, अंतरिक्ष के कचरे को हम जो है ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, पर ये अंतरिक्ष का कचरा होता क्या है। तो अंतरिक्ष में जो हमारी निम्न पृथ्वी कक्षा है यानी कि जो लियो है, वहाँ पर मुख्य रूप से जो अंतरिक्ष यान या जो रॉकेट्स जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि PSLV किसी उपग्रह को लेके जाएगा या कोई भी हमारा जो रॉकेट है वो किसी उपग्रह को जब लेके जाएगा तो उसका जो अंतिम चरण होता है वो वहीं पर अंतरिक्ष में कचरे की तरह घूमता रहता है। साथ ही साथ जो हमारे वहाँ पर उपग्रह पहले से काम कर रहे हैं वो जब निष्क्रिय हो जाते हैं यानी कि जब उनका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, तब भी उनके जो टुकड़े हैं या उन पे जो हमने पेलोड्स भेजे थे, उन पे जो वस्तुएं भेजी गई थी, उनके जो टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर अंतरिक्ष के मलबे की तरह ही घूमते रहते हैं। दूसरा आपको बता दें कि जो उपग्रह विरोधी मिसाइल परीक्षण होते हैं उनका जो विस्फोट होता है उसके कारण भी अंतरिक्ष में मलबा होता है। अब ये होते क्या है कि हमने यहाँ कोई भी देश किसी दूसरे देश के किसी उपग्रह को टारगेट करके उसे विस्फोट करता है, उसे ख़त्म करने का प्रयास करता है और उसकी वजह से भी अंतरिक्ष में जो है बहुत ज़्यादा कचरा उपस्थित हो रहा है, कचरा बढ़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि देखो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपको दिख रहे हैं सारे छोटे छोटे ये जो डॉट्स हैं, ये सारा अंतरिक्ष का कचरा है। अब जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो होगा क्या, हमारे जो उपग्रह वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा कर देगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि अभी हमने जो है हाल ही में अंतरिक्ष के कचरे से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या घटनाएं हुई हैं। तो अभी जो है 2022 में 4 प्रमुख घटना हुई। पहली जो घटना हुई वो हुई मार्च 2022 में, जब रूस के कॉस्मोस द्वारा एक एंटी सैटेलाइट परीक्षण हुआ, यानी कि किसी सैटेलाइट को वहाँ पर टारगेट करके उसे विस्फोट किया गया। दूसरा जो है जुलाई 2022 में जो गोसैट था, गोसैट उपग्रह को जब तैनात किया गया, किसके द्वारा, जापान के H-2A के द्वारा इसे जब तैनात किया गया, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो अंतिम चरण होता है वो वहीं पर रह जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो अंतिम चरण था यानी कि जो ऊपरी चरण था वो वहीं पर टूट गया और उसके टुकड़े वहाँ पर जो है फैल गए और वहाँ पर कचरे की तरह वो जो है मलबे की तरह वहाँ पर घूमने लगे। साथ ही साथ नवंबर 2022 में जो चीन के यूनहाई 3 जो हमारा यान गया उसका भी जो ऊपरी चरण था वो भी सेम इसी तरीके से टूट गया, उसमें भी विस्फोट हुआ। यहाँ पर देखिए नवंबर 2022 में भी सेम फिर एक ऐसी ही घटना हुई। जापान का जो H-2A था उसका ऊपरी चरण फिर से जो है टूट गया, जैसे कि ये ऊपर हमने बताया जुलाई में भी यही टूटा और सेम घटना जो है नवंबर में हुई और वहाँ पर भी H-2A का ऊपरी चरण जो है टूटकर वहाँ पे मलबे की तरह बिखर गया। चलिए अब देखते हैं कि जो अंतरिक्ष का मलबा है इससे खतरा क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो ये जो है अगर मलबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारी कक्षा में, इसरो का ऐसा मानना है कि मलबा अगर बहुत ज़्यादा होगा हमारी कक्षा में तो उसके कारण होगा क्या, जो कक्षा के अनुपयोगी क्षेत्रों का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि कचरे को किसी दूसरी जगह थोड़ा सा हम विस्थापित कर दें तो एक अनुपयोगी क्षेत्र बन जाएगा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब कचरा फैलने लगेगा। दूसरा जो है कैसलर सिंड्रोम जो है उत्पन्न करता है। अब ये कैसलर सिंड्रोम क्या होता है, देखो जब हमारा कचरा जो है अंतरिक्ष में घूम रहा होता है तो वो किसी भी अगर उपग्रह के साथ टकराएगा या सैटेलाइट के साथ टकराएगा तो क्या करेगा, उससे टकराने के बाद वहाँ से कुछ और कण टूटेंगे तो वो भी वहाँ पर घूमने लगेंगे और साथ ही साथ हमारी जो सैटेलाइट्स हैं
उसके साथ टकराने पर जो हमारी सैटेलाइट का निर्धारित स्थान था, हो सकता है वो निर्धारित स्थान से अपने जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, कहीं और स्थापित हो जाएं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फिर ये आपको बोल रहा है कि जो हमारा इसरो है उसका ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक होगा क्या कि 10 सेंटीमीटर से अधिक आकार की जो अंतरिक्ष वस्तुएं हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 60,000 के करीब हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तो बात हुई है अंतरिक्ष की। अब इन अंतरिक्ष के मलबों से ज़मीन पर क्या खतरा हो सकता है। तो अभी हाल ही में एक घटना हुई थी फ्लोरिडा में, जहाँ पर हुआ क्या कि छत पर से 2 मंजिल चीरता हुआ एक धातु का टुकड़ा नीचे 2 मंजिलों के बाद एक छत पर आकर रुक गया। और ये टुकड़ा क्या था, ये टुकड़ा कहा जाता है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, यानी कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ से जो है निकला हुआ बैटरी का एक पैनल था, जो आके ज़मीन पर इतना ज़्यादा उसने नुकसान करा। तो अगर इसी तरीके से मलबा ज़मीन पर गिरेगा तो जो हमारी जान माल की हानि और साथ ही साथ प्रॉपर्टी लॉस, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होगा। अब इससे निपटने के लिए क्या कर रही हैं हमारी जो एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं कि इसके लिए अभी वर्तमान में लियो में जो मलबा है उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून नहीं बना है, किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंधित कानून नहीं बना है। बस है क्या कि जो भी है अंतरिक्ष एजेंसियों वाले जो देश हैं वो एक इंटर एजेंसी स्पेस ड्रैबिस कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि AIADC का जो स्पेस डर्बिस मैटिगेशन दिशा निर्देश 2002 है उनका पालन कर रहे हैं। और अभी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसने भी क्या करा है, 2007 में इन दिशा निर्देशों को जो है समर्थन दिया है। इन दिशा निर्देशों में कहा क्या गया है, इन दिशा निर्देशों में कक्षा में जो आकस्मिक टकराव होता है, संचलन के दौरान जो ब्रेकअप हो जाता है या जानबूझकर विनाश किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी उपग्रह को स्पेशली टारगेट किया जाता है और मिशन के बाद एक ब्रेकअप को सीमित करने के तरीकों के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। साथ ही साथ ये लियो में जो अंतरिक्ष यान और लॉन्च वाहन कक्षीय चरणों में जो दीर्घकालिक उपस्थिति के खिलाफ भी जो है सलाह देता है, यानी कि जो वहाँ पर उपग्रह लॉन्च करने के बाद जो वाहन घूमते हैं उनके लिए भी एक सलाह देता है। और ये स्पेशली क्या करता है, जो हमारा जियो का क्षेत्र है, यानी कि जो हमारी जियो ऑर्बिट है अर्थ की, उस क्षेत्र में जाने के लिए या उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित करता है। उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है कि आप इस क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कि अभी जो हमारे देश हैं, अलग अलग अन्य देशों ने क्या क्या कदम अभी उठाए हैं। तो यहाँ पर जो नासा है, नासा ने क्या करा है, नासा ने कम कक्षीय मलबा बनाने के तरीके खोजने और मजबूत मलबे को ट्रैक करने और हटाने के लिए उपकरण डिज़ाइन करने के लिए सन 1979 में एक अपना कक्षीय मलबा कार्यक्रम चलाया। और जिसके द्वारा इसने किया क्या, इसका एक अपना लियो में स्पेस फोर्स लियो में अंतरिक्ष मलबे और टकराव को ट्रैक करने के लिए इसने एक काम करा। और साथ ही साथ इसने एजेंसी ने ऐसा भी कहा कि हम मलबे को साफ करने के लिए तकनीक लागू करेंगे, परंतु अभी तक कोई तकनीक लागू नहीं की गई है। ऐसा जो है अधिकांश विचार वैचारिक स्तर पर ही चल रहा है, अभी इसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरा, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने ज़ीरो डर्बिस चार्टर जो है लागू किया है। इसके माध्यम से इसने क्या कहा है कि वर्ष 2030 तक जो शून्य अंतरिक्ष मलबे का ये आह्वान करता है कि मतलब कि हमारे द्वारा जो है अंतरिक्ष में किसी भी तरह का मलबा नहीं फैलाया जाएगा, हम शून्य मलबा फैलाएंगे। अब जो चीन है, चीन का भी एक अंतरिक्ष यान है जो अपने वहाँ पर जो भी उपग्रह उनके या जो भी निष्क्रिय यान होते हैं उन्हें कक्षा से डी ऑर्बिट करता है, यानी कि लियो से डी ऑर्बिट करके या तो नीचे ले आता है या किसी और ऑर्बिट में उसे स्थापित कर देता है। साथ ही साथ जापान के पास भी एक परियोजना है जिसे क्या कहा जाता है, कमर्शियल रिमूवल ऑफ डर्बिश डेमोस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से ये भी कहते हैं कि हम जो है अंतरिक्ष से कचरा हटा रहे हैं। अब ये तो बात हुई अलग अलग देशों की। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की इसमें क्या भूमिका है, भारत क्या कर रहा है। पहली चीज़ तो अभी हमने आपको बताई कि इसने अपना एक पोयम मिशन लॉन्च करा है। अब इस पोयम मिशन के अलावा भी भारत क्या कर रहा है, इसरो ने क्या करा है, एक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र की स्थापना करी है, जिसमें वो अंतरिक्ष में जो कचरा है या अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता है, उसके लिए आप लोगों को जागरूक करता है। यानी कि जो अलग अलग देश हैं उनको उनमें जागरूकता फैला रहा है। और यहाँ पर जो मनस्तु स्पेस नाम का एक
हमारा जो भारतीय स्टार्टअप है वो क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में जो हमारे उपग्रह हैं उनमें ईंधन भरने का काम कर रहा है। साथ ही साथ जो उपग्रह वहाँ पर पुराने हो गए हैं उन्हें डी ऑर्बिटिंग करने का काम कर रहा है, यानी कि दूसरी ऑर्बिट में लेके जा रहा है। और उसके साथ ही जो उपग्रहों का जीवन है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे कि अगर किसी उपग्रह का लाइफ टाइम 10 साल है तो वो किसी भी माध्यम से ये चाह रहा है कि उसका जो जीवन काल है वो 10 से 12 या जितना भी हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा पाएँ। ये था हमारा भारत के संदर्भ में। अब देख लेते हैं आज का संभावित प्रश्न क्या है। नेविगेशन सैटेलाइट पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो लियो में स्थापित किए जाते हैं, जियो में स्थापित किए जाते हैं, मियो में या लियो 1 में। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कक्षा में जो है स्थापित किए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।